नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना बाका। आज हमारे पॉडकास्ट की इस कड़ी में हमारी जर्नी बाका विधानसभा में चल रही है। पिछला पॉडकास्ट हमने बाका विधानसभा में किया था और आज बाका विधानसभा से ही हमारे साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं उनका नाम जफरुल हुदा जी है। और जफरुल हुदा जी का परिचय दे दूं मैं, ये 2015 में राजद से बाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और काफी लंबे समय से ये राजद के सजग प्रहरी के रूप में भी बांका विधानसभा में लोगों के बीच सक्रिय रहे। अब विशेष परिचय हम सर का लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको इसके लिए धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट की चर्चा जब हम शुरू करेंगे सर, तो हम बांका में जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी, महागठबंधन की, राजद की, बांका की जनता का विकास किस तरह से होगा, यहाँ किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे, क्या रोड मैप होगा, इन तमाम बातों पे सर हम लोग इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप राजनीति में जब आए सर, तो छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे, तो उस दौर का सबसे बड़ा सबक क्या रहा सर, जब आप छात्र जीवन से राजनीति में आए? हम छात्र जीवन से जब राजनीति में आए जी जी। तो सबसे पहला सबक ये हुआ कि छात्र आंदोलन शुरू हुआ और सभी छात्र लोग हमारे साथी छात्र आंदोलन में कूदे। अच्छा। मैं भी उसमें कूदा। जो उस टाइम में दमन हो रहा था आम जनता के ऊपर, यही सब इन बातों को देख करके इस छात्र आंदोलन में हम कूदे और पटना में प्रदेश स्तर पर हमारे माननीय नेता लालू जी इसकी रहबरी कर रहे थे और यहाँ भागलपुर जिला उस समय था, बांका जिला था नहीं, तो भागलपुर जिला के भी हम लोगों के कुछ नेता थे। हम लोगों के जो किस वर्ष की बात कर रहे हैं सर आप? ये 1974 से हम शुरू कर रहे हैं। उस समय हम स्कूल की लाइफ में थे, तब उसके बाद लगे, फिर 75 में हम कॉलेज की लाइफ में आए, 76-77 में। और जब कॉलेज में गए तो सरकार की ओर से जितने भी लॉज थे सारा खाली करा दिया गया। हम लोग वहां से खाली करके चले आए और हमारे गांव में ही एक छात्र आंदोलन के नाम पर एक कैंप हुआ और इसके हम लोगों को समय हम लोगों के नेतृत्व करने वाले भागलपुर से ही थे और विशेष रूप से शांति प्रतिष्ठान केंद्र के लोग थे हम लोगों से जुड़े हुए। उन लोगों के साथ हम लोग मिलजुल करके चले। चूंकि हम छोटे थे ग्रुप में सबसे, तो हमको टास्क दिया था कि उस गांव जाओ, आज यहाँ जाओ, आज वहां जाओ। आपकी कितनी उम्र रही होगी सर उस समय? उस समय मेरी उम्र हमको लगता है कि 14-15 साल की रही होगी। 14-15 साल की उम्र से इतने ज्यादा सक्रिय थे राजनीति? हाँ, उसमें हम उसी समय से आ गए, क्योंकि जो दमन हुआ जी साथी लोगों के साथ थे, देख करके वो मेरे अंदर से मेरा अंतरात्मा आवाज देने लगी, जिसके चलते हम और लोगों के साथ हम भी कूद गए अपने बड़े लोगों को देख करके। इसमें हिस्सेदारी अपनी जी, अब मेरे बड़े भाई इसमें थे, सक्रिय रूप से रोल कर रहे थे, अदा कर रहे थे। वो जो सबसे मेरे बड़े भाई थे इस दुनिया से चले गए, आज के दिन में जीवित नहीं है, तो उनके साथ में रह करके पीछे पीछे चला। 2015 में सर, जब आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, किसी कारणवश चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में नहीं आता है, उसके बावजूद भी सर आप क्षेत्र में सक्रिय रहे, लोगों के बीच बने रहे, ऐसा क्या कारण है कि जफरुल हुदा जी हिम्मत नहीं हारे? सबसे पहली बात है कि हम राजद के वफादार सिपाही रहे। ठीक है। हम हार गए, इसके बाद भी, हारने के बाद भी हम अपने को निराश नहीं हुए। हार जीत तो लगी हुई रहती है और हारने के बाद अपने जब आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं माननीय लालू जी, उनसे मिले भी, तो वो कहा कि जफरुल हिम्मत से काम लो, हार जीत तो जिंदगी में होता है। और हम इस बात से भी सीख लिए कि बड़े बड़े नेता लोग भी हारे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग यहाँ बांका से हारे, राजनारायण जी जैसे लोग यहाँ से हारे। तो उन लोगों से प्रेरणा मिला हमको कि हम तो उन लोगों के सामने मेरी कोई हस्ती नहीं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब वो लोग हारे और हार करके भी राजनीति में सक्रिय रहे, तो मेरी बहुत उम्र भी नहीं है, हम भी कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं। इस कारण हम सक्रिय हैं और लगातार रहे। हारने के बाद भी हम इस बात से प्रेरणा लेते रहे। अपने हार को भी अपनी प्रेरणा बना ली? हाँ, हार को भी अपनी प्रेरणा बना ली और इसे कभी हम मुंह नहीं मोड़े।
कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखे कि पीछे क्या हुआ, आगे हम क्या कर सकते हैं, इस बात को लेकर के हम आगे अपना बढ़ते रह गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, होना भी ऐसा ही चाहिए। आपने बताया सर छात्र जीवन से जब आप राजनीति में सक्रिय हुए तो उस समय जो छात्र आंदोलन चल रहा था उसकी रहबरी कर रहे थे लालू यादव जी। हाँ, पटना में कर रहे पटना थे में जी। तो लालू यादव जी से आपका जुड़ाव जो हुआ सर, वो उनकी किस सोच से प्रेरित होकर हुआ? ऐसा क्या था कि आप लालू यादव जी से जुड़े? उस समय लालू में क्या यादव जी देखा का आपने? जो सोच देखा, हम्म, जो उनसे हमको प्रेरणा मिली, जो उससे हम प्रेरित होकर के उनसे हम जुड़ गए, हम्म, कि देखा कि वो दबे कुचलों की जुबान बन गए। हम्म, जो उस समय सामंती लोग या हम्म, और जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है। उनके सामने लोग अपनी आवाज को बोल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी उनको जबान दिया। जब लोक दल में भी हम उनके साथ रहे, भागलपुर में भी एक रैली निकाला, आंदोलन हुआ, डीएम साहब के यहाँ घेराव हुआ, उस टाइम में भी हम इनके साथ वहां पर भागलपुर, उस समय भागलपुर जिला ही था, तो हम उनके साथ उस समय भी रहे। इनके गाइडलाइन पर हमेशा चलते रहे। जिस जिस पार्टी के लाइन से चले, पार्टी बदलती रही, परिणत होता रहा दूसरी पार्टी में। जैसे पहले था राजद, नहीं था, जनता दल जनता था। दल। हाँ, इसी तरह से फिर पार्टी उसके बाद राजद बनी। राजद बनी। राजद बनी तो भी राजद में रहे, जनता दल था उधर जनता दल में रहे। दमकिपा बना यानी दलित मजदूर किसान पार्टी, उसमें रहे। इनके साथ साथ इनके नक्शे कदम पर हम चलते रहे और उनसे हम काफी, उनके एक एक कार्यकलाप से काफी उत्साहित है और जिसके चलते आज भी हम उनके साथ खाना खाना कंधा से कंधा मिला करके खड़े हैं। चलिए सर, बांका की राजनीति की अगर बात करें तो सर बांका की राजनीति में जफरुल्लाह जी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती जनता को बताएंगे सर। मेरी सबसे बड़ी चुनौती और मेरी ताकत जो है, तो यहाँ की जनता, यहाँ के जो मतदाता है, वोटर है, वो मेरी बड़ी चुनौती है। और हम राजनीति में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने के लायक इसलिए हुए या हैं कि यहाँ के लोगों से मुझे काफी स्नेह और प्रेम मिला और मिलता रहा है। जिस जगह, जिस गांव, जहां भी जाते हैं, लगता है कि सभी लोग अपने ही हैं, कोई एक भी गैर नहीं है, कोई दूसरे लोग नहीं है। हर जाति में लोगों से मेरा अच्छा बनाव है, अच्छा जुड़ाव है जी। चलते फिरते हर वर्ग के लोगों से हम बात भी करते रहते हैं। एक रिक्शा चालक है, उनसे भी बात करते हैं, रुक करके उनका हाल समाचार जानते हैं। एक ठेला चलाने वाले हैं, उनसे भी हम जानते हैं। ये प्रेरणा हमको माननीय अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिला, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री भी बने तो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में घोंघा चुनने वाले, बाल बनाने वाले, मैंने इस तरह के जूता में सिलाई करने ऐसे लोगों को उठा करके समाज से ऊपर लाया और अपने सामने सिर मुंडवाया, पढ़ने के लिए प्रेरित किया। ये सब बात, उनका कार्यकलाप हमको बहुत अच्छा लगा और आज भी लग रहा, जिसको हम एक अपना आदर्श मान करके चल रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने बात की सामंतवादियों की या सामंतवादी विचारधारा की। आज के बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो आज स्थिति कहाँ है? आज जैसे पहले एक कहावत होती थी मंडल वर्सेस कमंडल, तो आज आप बिहार को उसमें कहाँ देख रहे हैं सर? क्या सुधार हुआ है कुछ? उनके सुधार तो सुधार की राह पर बिहार को तो हमारे माननीय नेता आदरणीय लालू जी ने चढ़ाया। ठीक है। और सुधार, जब 17 महीने की सरकार थी तो बहुत कुछ सुधार हुआ। इन्होंने घोषणा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहला कदम से हम 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। जब तेजस्वी जी हमारे अभी जो नेता प्रतिपक्ष है, हाँ, आदरणीय तेजस्वी जी, उन्होंने घोषणा किया था। लेकिन जब मिलीजुली सरकार बनी और उप मुख्यमंत्री बने महागठबंधन की सरकार में, तो इन्होंने अपने ही प्रेशर से, अपनी ही कोशिश से 5 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिया। इनका जो विजन है और इनके विजन पर चल करके आज भी लोग, हम तो जा रहे हैं, आज कम से कम 2 महीना से अधिक हो रहा है। हालांकि सब दिन मेरा जाने आने का, लोगों के बीच मिलने का कार्यक्रम ये जारी रहा है और आज और बहुत तेजी से भी जारी है। जा रहे, हर गांव गांव जाते हैं। पार्टी के तरफ से हमको जो फरमान मिला हुआ है और मिल रहा, उसमें हम अपने तौर पर काफी सक्रिय भी है। तो जो जाते हैं लोगों में, तो देखते हैं कि इनके विजन से लोग काफी प्रेरित है और प्रभावित है। हर वर्ग के लोगों में, ये नहीं कि सिर्फ जो लोग कहे कि एम भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हर वर्ग में के लोगों में उत्साह है इनके प्रति।
अच्छा। हम जैसे कल गए एक जगह, वहाँ एक अदर कास्ट उनके टोला से निकल के चले आज गए थे दूसरे गांव में। उनको जानकारी मिली कि हम आए हैं, तो हम वहां पर वहां का 4-5 युवक मेरे से वहां मिलने के लिए आया, जबकि वो बाबू साहब जाति के थे, और आकर के मिल करके कहा, बड़ी खुशी का इजहार किया कि आप आए, मेरे से मुलाकात नहीं हो पाई इसलिए हम आपसे आए। और हम लोग एकदम युवा वर्ग इस बार अपना निर्णय ले लिए हैं कि इस बार वोट देंगे ही राजद के पक्ष में। इस बार बड़ी खुशी उन लोगों से मिल करके। राजद को मजबूत करने के लिए बांका के युवाओं ने भी कंधा कस लिया है। हाँ, बिल्कुल कस लिया। और हम समझते सिर्फ बांका ही नहीं, पूरे बिहार में लोगों ने कंधा कस लिया है। क्योंकि हम तो पटना कभी बाय रोड भी आना जाना करते हैं कि लोगों से मिलजुल करके जो बातचीत हो जाती है, या गाड़ी पर जो मेरा झंडा लगा हुआ देखते हैं, तो लोग अपने से उत्साहित होकर के आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस बार हम लोग दे रहे हैं वोट राजद को ही। अभी चंद दिन पहले एक खबर आ रहे थे, इधर बाढ़ था, बाढ़ के कारण जो हम लोगों का रास्ता हमें तो उधर बेगूसराय खगड़िया होते हुए नौगछा के पास इधर रास्ते डिस्टर्ब हो गए थे, कुछ डिस्टर्ब हो गया था। तो एक कुशवाहा समाज का लोग वहां पर गाड़ी रोके, तो झंडा जो देखा था अपने से आ गया, कहा हम कुशवाहा है, लेकिन हम लोगों ने इस बार तय कर लिया है, इस बार लालू यादव को ही वोट देंगे, तेजस्वी यादव को ही वोट देंगे, ऐसे हमने बोलने लगा। मतलब आपस में ऐसे चर्चा कर रहे थे वो? नहीं, आ करके बोलने लगा कि हम लोग भी आप ही की पार्टी को इस बार दे रहे हैं। अच्छा, उन लोगों ने आपको आकर कहा? जी हाँ। मतलब पूरे बिहार में कहीं ना कहीं बदलाव की जो है ये हवा चल रही है आज। जी जी जी, ऐसा कहा जाता और बड़ी उत्साहित हो गए। चलिए केला बागान दिखेगा, घुसेगा। अच्छा, केला बागान भी गए, घुसे, देखे, बहुत काफी लंबा दूर तक चले गए, बहुत उत्साह के साथ वो ले गया। हम भी गए कि वो हतोत्साहित न हो जाए या उनके मन में कुछ तरह की बात हो जाए, हम गलत नहीं आया, हम भी चले गए और अच्छा काफी दूर तक अंदर चले गए, केला के बगान अंदर तक गाड़ी रोक करके चले गए। आधा घंटा लगा, लेकिन अच्छा लगा हमको घूमने में भी। उसका बल्कि फोटो भी बनाए थे जी। तो सर, युवाओं ने तो कमर कस ली है जैसा आपने बताया जी, लेकिन युवाओं और बेरोजगारी को लेकर क्या संदेश है आपकी पार्टी का, क्या तैयारी है? अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो युवा और युवाओं के लिए बेरोजगारी आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए आपकी सरकार क्या करेगी? मेरी सरकार करेगी, तो पहला ही झलक दे दिया कि जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो 5 लाख का नौकरी बेरोजगार युवाओं को दिया जी। और इसमें नौकरी देने के क्रम में इस बार जो हमारे आने वाली सरकार का जो विजन है, इन्होंने जो संकल्प लिया हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया झारखंड सरकार के तर्ज पर माय बहन मान योजना का एक यहाँ सर्वे हो रहा है और सरकार बनेगी, देने का काम शुरू होगा। 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। 400 रुपया जो मिलता है वृद्धा पेंशन, 1500 रुपया किया जाएगा। वो तो 1100 हो चुका है। अब 1100 जो हो चुका, ये मेरे ही नेता माननीय तेजस्वी जी का कॉपी पेस्ट वो किया है। ये तो अभी 2 महीना से क्या लागू किए। हमारे नेता ने घोषणा किया था आज से करीब 6-7 महीना पहले ही, मेरी सरकार बनेगी तो 400 से बढ़ा करके 1500 करेंगे। अगर यही उनका मनसा साफ रहता तो 20 साल से ये सरकार में थे, इसके पहले क्यों नहीं बढ़ा करके कर दिया था 1100 रुपया? आज क्यों किया? कि चुनावी प्रलोभन है उनके तरफ से। हमारे नेता ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उनका कॉपी पेस्ट किया तो 125 यूनिट बिजली फ्री किया। यही चीज पहले क्यों नहीं किया? बिजली के बिल से सभी यहाँ के जितने भी उपभोक्ता है, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, परेशान है। जो बिल आ रहा था, अलूल जलूल बिल आया, बिजली का बिल उठ रहा कुछ, वहां से बिल आ रहा कुछ। इसके बावजूद भी जब बिल 125 यूनिट माफ किया, फ्री किया, तो इसके बाद भी क्या होता है कि बिजली लाइन बहुत कटने लगी, बिजली बहुत गायब होने लगा। सर, आपकी नजर में बांका का विकास कितना हुआ है या बांका का विकास किस लेवल पे है? देखिए, बांका का विकास नगण्य है, इसलिए कि यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं और सरकार भी तो मिला जुला के कहा जाए कि एनडीए की ही सरकार रही और इसके विधायक लंबे समय से एनडीए के विधायक यहाँ के हाथ में लोकसभा और विधानसभा। कुछ दिन के लिए लोकसभा 5 साल के लिए
हमारे वो आरजेडी के पाले पे गई आरजेडी के थी। माननीय नेता आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी 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 हुए, जी। और इन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया हम्म। और विकास का एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, इतना पुल बनाया है कि जो एक उदाहरण रहेगा। 80-90 पुल उस समय में कुल बने थे शायद। हाँ, 80-90 बड़े बड़े 80-90 बड़े बड़े 80-90 पुल से भी अधिक बनाया है। लेकिन सर जैसे अभी बातचीत होती है या जो जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले 5 साल में बांका में कई 100 करोड़ की योजनाएं आई है, तो धरातल पे उसका क्या असर है? धरातल पर कहीं दिखे तब तो कुछ उसका असर हम बता सके। बांका के स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे सर? स्वास्थ्य व्यवस्था तो लचर पचर है। जब हमारे माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हेल्थ मिनिस्टर रहे मिली जुली सरकार में जी, तो आज काफी बदलाव हुआ। यहाँ हॉस्पिटल वगैरह सब पूरे बिहार में, हम तो बांका की हॉस्पिटल की भी बात करते हैं कि इधर बीच में जाने का नौबत आ गया रात में किसी एक पेशेंट को, रोगी को लेकर के कुछ दिन पहले जी। तो लगा कि पहले के हॉस्पिटल में और अभी में बहुत अंतर है। जो तेजस्वी जी ने कर दिया वो तो दिखता है, लेकिन जो व्यवस्था वो करके दिया आज वो व्यवस्था कायम नहीं है, प्रभावी नहीं है। प्रभावी नहीं, जो उनके समय में रहा कार्यकाल में प्रभावी आज नहीं है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन सुविधाओं का अभाव हो गया है। अच्छा सर, जैसे आपने 2015 का चुनाव लड़ा जी, तो फिर 2020 में टिकट ना मिलने का क्या कारण हुआ? क्या जनता के बीच लोकप्रियता कम हुई या पार्टी ने विश्वास नहीं दिखाया? इसका क्या कारण था? नहीं, तो हम ये कहेंगे कि पार्टी ने विश्वास नहीं दिखाया, और जहां तक जनता के अंदर लोकप्रियता का सवाल है तो वो तो आज भी हम किन्हीं को भी कहेंगे कि आप आज भी 5 साल पहले का भी आप जायजा ले लीजिए कि लोकप्रियता में कहां मेरे अंदर कमी रही है। हम 2020 के ही दौर में ही चुनाव के पहले 2 बार कोरोना लगा, आप लोग भी जान रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बिहार से ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिहार से। और आपके जिले से हैं सर? हमारे जिला से है। तो एक भी दिन हम घर में नहीं बैठे रहे थे कोरोना में, अपनी गाड़ी का परमिट बनवा करके विलेज टू विलेज जाना, डोर टू डोर जा करके लोगों को बचाव के लिए तरीका बताते थे, साबुन बांट देते थे, सैनिटाइजर, मास्क, ये सब वितरण करते थे। जितनी सहायता अपने स्तर से की जा सकती है आपने जनता की किया। जी, सब दिन करते रहे जी, और बिना किसी डर भाव के। कभी कभी हमको पार्टी के लाइन से फोन भी आता था कि जरा सा बच करके क्या कीजिए, क्योंकि हम तो मेरा सोशल मीडिया पर भी जाता था, तो बच करके आप लोग को ये चलिए, इसलिए कि अभी आप स्वस्थ हैं, कल अगर कुछ हो जाए तो फिर तुम क्या करें। अब लोग आ जाते हैं सामने, अब हाथ भी बढ़ा देते तो हाथों हमको मिलाना पड़ेगा, हम अपने हाथ को रोक नहीं पाते हैं। सही बात है। और जब आप बांका के तो आप तो जान भी रहे होंगे। बिल्कुल, स्थिति तो बहुत ज्यादा भयावह थी और काफी सारे लोग एक्टिव थे जिसमें आपका भी नाम आता था और चीजें देखने को भी मिलती थी, सारी चीजें। अब तो जब बांका से हैं तब हमको बताने की जरूरत नहीं है कि आज भी लोग बोलते हैं कि अगर 20 में आपको मिल गया रहता तो उसी समय आप निश्चित जीते, लेकिन 20 में आपको टिकट नहीं मिला। सर, सर अभी टिकट को लेकर आपकी क्या संभावनाएं हैं? क्या पार्टी ने आश्वस्त किया है टिकट को लेकर? हमको आश्वस्त नहीं, लेकिन संभावना है। संभावना तो हमेशा आदमी को अपनी जीवन में तलाशना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी को आधार बना करके हम तलाश भी रहे हैं कि पार्टी का फरमान है। हमारे आदरणीय नेता, जब पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था 5 जुलाई को बापू ज्ञान भवन पटना में, वहाँ अपने अध्यक्षीय भाषण में हमारे आदरणीय नेता लालू जी ने कहा कि आप लोग क्षेत्र में बने रहिए, जिसका वहां से ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट ठीक आएगा उनको टिकट दिया जाएगा। हमारे इनके पूर्व हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और बिहार के भावी मुख्यमंत्री भी हैं, इन्होंने भी कहा कि गणेश परिक्रमा करने से कुछ होने को नहीं है, अपने अपने क्षेत्र में बने रहिए। जो क्षेत्र में बनेंगे, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, इस बार उनको मौका दिया जाएगा। इस बार किसी तरह कोई पैगाम या किसी तरह कोई प्रभाव। कल के अखबार की भी खबरें थी, कल के अखबार में भी ये खबरें थी। हाँ, कल के तो हम उस खबर से भी उत्साहित है, और उसी उत्साह का कारण है कि हम क्षेत्र में लोगों के बीच बने हुए हैं।
आप लगातार बने रहे, लोगों की समस्याओं को सुनते रहे। आपको भी दिखता होगा कि हम बने हुए हैं या नहीं है। जब आप करेंगे आप बाका से निश्चित दिखते होंगे। बिल्कुल दिखता है, ये दिखता है। क्षेत्र में जो भी नेता एक्टिव हैं, जो लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उनकी चर्चा होती है। अब सर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, मतदाता पुनरीक्षण की बात करते हैं सर। अभी पूरे बिहार में अचानक चुनाव से पहले इतने आनन फानन में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता पुनरीक्षण की शुरुआत कर दी गई। इसको लेकर जफरुल हुदा जी इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो चुनाव आयोग को हम जो देखते हैं, ये भाजपा का एक प्रकोष्ठ है चुनावी प्रबंधन का। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है? बिल्कुल नहीं है, 100% पक्षपात पूर्ण है चुनाव आयोग। अगर आज देखा जाए कि चुनाव आयोग का ये एक साजिश है, चुनाव आयोग अगर पक्षपात निष्पक्ष है रहते तो ठीक है, हम मानते हैं कि जो SIR का ये लाया है घर पुनरीक्षण को, तो इसी मतदाताओं के द्वारा तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसको भी कैंसिल कर दे। ये मतदाता कैंसिल करके तब पुनरीक्षण करे, और पुनरीक्षण करे तो एक लंबा समय मिले। 1 महीना 2 महीना में पुनरीक्षण होना ये संभव है क्या? ये तो साजिश है। इन मांगों को सरकार के सामने किसी तरीके से रखा गया नेता प्रतिपक्ष के द्वारा? बिल्कुल रखा गया। महागठबंधन के जो केंद्रीय स्तर के जो बड़े चेहरे हैं, क्या उन्होंने इस चीज को रखा है? यहाँ तक कि हमारे नेता, हमारी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए रिट फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ, वहां भी किया गया, जिसके हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी हैं। अच्छा सर, वोटर लिस्ट से जो नाम गायब होने की चर्चा हो रही है, तो इसको क्या मानते हैं आप, लापरवाही या साजिश? ये एक साजिश मानते हैं, और इसके लिए एक पटना से टीम आई थी, एक आदमी, जो हम लोगों को भी संदेश मिला कि हर विधानसभा से 15-15 आदमी को तलाश कीजिए जिनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया और वो जीवित हैं और अपनी जगह पर स्थापित हैं। अच्छा, तो ऐसे लोग मिले समय दिया? हाँ, सुना जाए ना, तो हम मिला। तो शाम में वहां से मिला, फरमान मिला, और सवेरे ही 10-12 बजे तक में, 12 बजे दिन तक में हम तलाश करके एक ही दिन में 7 आदमी दे दिए। जो किसी खास जाति वर्ग से थे? हाँ, कुछ खास जाति के ही सभी लोग, क्योंकि ये चर्चा हो रही है। हाँ, बिल्कुल खास जाति के लोग थे, और वो वीडियो बना करके उनका बयान करके हम अपने नेता को भेज दिए पार्टी को। सर, गरीबों, दलितों या मुस्लिम वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब होना, ये इसको अब कैसे देखते हैं? सबसे ज्यादा नाम जैसे कि चर्चा हो रही है कि इन तमाम जो है वर्गों से ही काटे जा रहे हैं, इसका क्या कारण? हाँ, निश्चित काटे गए इन वर्गों के ही क्या कारण है सर इसका? कारण यही है कि लोकसभा के चुनाव के परिणाम को नरेंद्र मोदी ने देख लिया, जो उन्होंने घोषणा किया था कि 400 पार हम करेंगे, तो 400 पार किया, जाकर के हाफ पर ही अटक गए। उन्होंने अपना एक हिसाब किताब लगा, तो उनके समझ में आया कि इन्हीं वर्ग के लोगों ने वोट नहीं दिया, और गिरावट वहीं से आया, जिसके चलते वो काफी पिछड़ गए, अपने टारगेट से बहुत पीछे रह गए। इसी कारण से पारदर्शी चुनाव का जो नारा लग रहा है केंद्र से लेकर राज्य में जो सरकार बैठी हुई, तो ये क्या है? सिर्फ नारा और दिखावा है? ये सिर्फ नारा है, दिखावा है। जैसे एक हाथी का दांत दो को बाहर दिखाने के लिए रहता है, कोई काम का नहीं, बस वही है, दिखावा। सर, बांका विधानसभा के अंतर्गत मुस्लिम वोटों की कितनी संख्या होगी? बांका विधानसभा के अंतर्गत मुस्लिम वोटों की संख्या लगभग 50,000 से तो नीचे नहीं होगा, 50-55 हजार। तो मुस्लिम वोट जो है सर, वो आरजेडी की ताकत है या मजबूरी? मजबूरी कुछ नहीं है, ताकत है। हमारे लालू जी और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का जो विजन है, उनका जो कार्यकलाप है, इससे खुश होकर के उसको स्वीकार किए हुए एक एक यहाँ के अल्पसंख्यक भाई लोग, और आज भी उनके साथ हैं, कंधा से कंधा मिला करके। मजबूरी एक बार हो सकती है, बार बार नहीं, लेकिन बारंबार हमेशा लगातार बने हुए हैं तो है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये एक तीसरा फ्रंट काफी चर्चा होती रहती है न्यूज में, मीडिया में, जनसुराज की। तो जनसुराज क्या मुस्लिम वोट में सेंध लगा पाएगा? देखिए, ये न मुस्लिम वोट में सेंध लगाएगा, न और कहीं लगाएगा। ठीक है। हम तो कल भी जो निकल रहे हैं रोजही क्षेत्र में, कल भी जनसुराज का चर्चा किया किसी साथी ने, तो कहा
कि जनसुराज क्या करेगा। उनका जनसुराज कुछ नहीं करेगा, ये भाजपा का बी टीम है और इनको तो फंडिंग वहीं से हो रहा है, नहीं तो इतना जो खर्च कर रहा है। ये कितने बड़े धन्ना सेठ हैं, अब तक कोई दूसरे पार्टी के लोग होते और जिनका लिंक भाजपा से नहीं होता, तब तक जांच बैठ करके प्रशांत किशोर जैसे लोग जेल में डाले गए रहते। लेकिन अभी तक छुट्टा ये घूम रहे हैं हर जगह और धड़ल्ले से अपना खर्च बरच सब कुछ कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि बांका में भी गाड़ी जनसुराज वालों ने दिया है, हर विधानसभा में 4-5 गाड़ी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया अपनी तरफ से, काफी लंबे समय से, लगभग 1 साल है। तो इतना धन कहां से आ रहा है, ये सोचने की बात है, ये मंथन करने की बात है। ये अब आम जनता लोग समझ रहे। हम तो एक दलित के गांव में गए कल और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग थे, वहां कहा कि जनसुराज वाले माई बहन मान योजना और बेरोजगार वाला योजना का फॉर्म भराने के लिए जाते हैं। तो जब वहां गए तो वहां के महिला लोगों ने भी कहा कि आए थे जनसुराज वाले भी, तो जनसुराज का नाम सुन करके वहां कोई नहीं गया, और देखिए आप आए तो भीड़ लग गया। तो ये जो जनसुराज की लोकप्रियता है वो सिर्फ टीवी न्यूज चैनल्स में देखने को मिल रही है। हाँ, इनके पास साधन है, संसाधन है, तो कुछ भी संसाधन जिनके पास है तो वो ऊपर से फोकस कुछ भी कर सकता है। अच्छा सर, जैसा आपने भी बताया कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं न्यूज चैनल्स में या प्रशांत किशोर जी के बयानों में, वो तो जितने भी बीजेपी के शीर्षस्थ नेता हैं वो उनकी पोल खोलने में लगे हुए हैं, चाहे दिलीप जायसवाल है, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी। ये सिर्फ दिखावा है, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। जैसे आज के दिन में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, लेकिन दिखावा के लिए वो जनसुराज के साथ है। लेकिन मैं पूरे दवा के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चुनाव के दिन में लोगों के वोट को डाइवर्ट करके वो जहां पर है वहीं रहेगा। यही बात हम लोगों को आगाह भी कर रहे हैं। ये बात हम एडवांस कहते भी जा रहे हैं, इस बात से भी आप लोग को बता रहे हैं आप जाकर। जी, वो डाइवर्ट करने भर दिखावा कर रहा है। जब ठीक कई वक्त आएगा वो जहां वहीं रहेगा, ठीक चुनाव 11th आवर में वो फिर अपने जगह पर ले देगा, जो समझते समझते लोग समझ भी नहीं पाएगा, मासूम जनता लोग। अच्छा, लोग कहते हैं सर प्रशासन पे आपकी पकड़ काफी मजबूत है, कैसे बनाई सर? देखिए, ये हमको पता तो नहीं है कि प्रशासन पर मेरा पकड़ है या नहीं, तो बातें करते हैं सर, जबकि हम प्रशासन के किसी भी पदाधिकारी के पास जाते आते भी नहीं है। ठीक है, बहुत कम, नहीं के बराबर में। लेकिन किन्हीं प्रशासन के प्रशासनिक पदाधिकारी से हमारे आदमी किसी तरह कोई जरूरत पड़ता है तो उनसे हम बात करते हैं, और हम हर लोग कहते हैं कि भाई किन्हीं कोई जरूरत हो आप मेरे पास आइए। देखिए, हम गारंटी तो नहीं दे सकते, प्रयास रहेगा कि आपके काम को हम करें। हमको लगता है कि बस जो हम अपनी निष्ठा के साथ लोगों का काम करते हैं, इसी का वो प्रतिफल है। जो काम हो जाता है, लोगों के अंदर में उठो चर्चा बन जाता है। आपकी जो ये पकड़ है प्रशासनिक सर, क्या इससे आपके विरोधी डरते हैं? लेकिन हम बट किसी को डरने या डराने का काम करते हैं, हम बस अपने काम में लगे रहते हैं, अपना काम करते हैं। मेरे पास जो आए, हम सुबह से शाम, रात सोने के पहले तक भी जिनका जो काम हुआ, हम उनके काम में मुस्तैदी के साथ लगे रहते हैं। और हमको लगता है कि इसी कारण से प्रशासन के लोग भी इतना समझते हैं, कोई ये बिचौलिया है नहीं, हमारे पास ज्यादा आते जाते हैं, परिचय है, हो जाता है, इस तरह से वो काम कर देते हैं। लेकिन काम हो जाता है। अभी तक ऐसा प्रशासनिक स्तर पर कोई काम नहीं देखा गया जो किसी काम में हम हाथ डाले और काम नहीं हुआ। इसके लिए हम प्रशासन के लोगों का भी शुक्रगुजार हो जाते हैं। तो पकड़ तो है सर, तभी तो प्रशासन में आपका काम हो जा रहा है, विपक्ष में रहते हुए भी काम करता है। क्योंकि काफी लंबे समय से आपके तो ये सीट भी नहीं रही है बांका विधानसभा, लगभग 20 साल से। गलत सलत अगर हम प्रशासन के पास किसी काम को लेके जाते आते रहेंगे तो यकीनी है कि प्रशासन भी मेरी सुनवाई नहीं करेगा। हम अपनी जगह पर सही है, सही लोगों की मदद करने के लिए, सही लोगों के काम को लेकर के वहां तक हम पहुंचाते हैं तो काम हो जाता है। सभी प्रशासन के पदाधिकारी एक तरह के नहीं होते, बहुत भले लोग भी हैं, बहुत सी बात को सोचते हैं, वो भी न्याय करते हैं। लगता है कि मेरा कहना उचित है, वो काम कर देते हैं। मतलब जनता की मदद के लिए प्रशासन के पास जाते हैं और प्रशासन आपकी भली बातें सुनती भी है, जनता का काम तो लेती है। आगामी विधानसभा चुनाव में बांका की जनता, बांका के युवाओं को जफरुल हुदा जी क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई
अपील आपकी, कोई संदेश आपका? हम तो बांका की जनता को यही संदेश देते हुए चल भी रहे हैं। तो हम तो लगातार बांका विधानसभा के अंतर्गत बांका के अंदर में पड़ता 2 ब्लॉक बराहाट और बांका, दोनों जगह गांव-गांव मेरा भ्रमण होता रहता है और सभी जगह के लोगों की समस्या हमारे नजर के सामने है। और अगर हम आते हैं मैदान में तो हमको इसके लिए बहुत लोगों का अनुभव लेना नहीं पड़ेगा। मेरे दिमाग में है कि कहाँ क्या लोगों को जरूरत है, वो विकास होगा। हम रास्ता चलते भी एक जगह एक गांव के लोगों ने हमको दिखाया कि देखिए मेरे गांव का, समूचे गांव का पानी का निकास नहीं है। हम कहा देखिए भाई, ये तो इतना बड़ा काम तो कोई पदाधिकारी का कर लेना मुश्किल है, नाली बनना है, न कोई प्रतिनिधि, और दोनों में से कोई प्रतिनिधि आज के दिन में हमारे साथ है ही नहीं। तो संजोग से वो बाराहाट प्रखंड का झारखंड बॉर्डर पर का था ये मामला। वहाँ के मुखिया को नंबर था मेरे पास, उनसे चूंकि हम बराबर घूमते फिरते जो रहते हैं, कोरोना के दौरान भी उनसे मेरी मुलाकात हो गई, मुखिया जी से। और दलित वर्ग से थे, दलित वर्ग के प्रति और भी मेरा जरा कुछ ज्यादा झुकाव रहता है। तो उनसे हम बात किए, बोला कि देखिए नेताजी, हम योजना तो खोल देंगे मनरेगा से समूचा जितना हो 700-800 फीट का, लेकिन कोई आदमी वहां पर सक्षम है तो अपना पूंजी लगा के काम करे, पैसा जब जैसे आएगा मिलेगा वो अपना लेता जाए। हम लोग देखिए भाई, आपको भी तो पता, आपका पंचायत है, मेरे से बेहतर इन लोगों की आर्थिक स्थिति से आप अवगत हैं। तो उस तरह के कोई लोग हैं, हमको तो हम थोड़ी देर के लिए आते हैं चले आते हैं, हमको नहीं लगता कि उतना कोई सक्षम यहाँ है लोग। तो और भी तो आपके पास स्कीम है, बाकी जानते हैं कि उतना फंड नहीं आता, लेकिन चाहेंगे तो थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। तो मेरे से वादा किया कि ठीक है, हम जब तक नहीं होगा तो एक फेज में 100-125 फीट करके इस तरह से हम बना देंगे। 2 से 3 बार में इसको कंप्लीट, हाँ 2-3 बार में, 4 बार में 100-125-150 फीट करके, क्योंकि जो फंड आता जो जिस तरह का वित्त आयोग वाला ये सब तरह का सिस्टम, वित्त आयोग 15, हाँ, तो उतना फंड नहीं आता। वो सब हमको भी कुछ जानकारी है, चूंकि चलते फिरते रहते, लोगों से बातचीत होती रहती है। तो पंचायत में या जिला परिषद को या पंचायत समिति में किस तरह का फंड आता है, तो थोड़ा नॉलेज है। इस हिसाब से तो हमको लगा कि जो बोले तो वो सही बताया, कोई छल कपट मेरे साथ किया नहीं, कि कर रहे हैं। इस तरह से लोगों के अंदर एक खुशी होती है, ग्रामीणों के उत्साह होता है, तो लगता है कि नहीं यह काम हमारा कुछ करेंगे। और हम लोगों को कहते भी हैं कि भाई आपको मेरे प्रति जो विश्वास और उत्साह है, ऊपर वाले से दुआ कीजिए। पार्टी अगर हमको फिट समझेगी, पार्टी मिला, हमको टिकट मिला, आप लोगों की कृपा से अगर मेरी जीत होगी तो हम आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और वो भी महसूस करते कि नहीं, आपसे तो जहां जाते हैं चौक चौराहा रास्ते चलते फिरते भेंट मुलाकात, बाका जाते हैं किसी काम से, कोर्ट कचहरी, तो देखते हैं आपसे मुलाकात हो जाती है, आप हालचाल ले लेते हैं, हेलो हाय करते हैं। क्योंकि बस यही विश्वास आप बनाए रखिए, यही हाल मेरा आगे के दिन में भी रहेगा। इसके लिए हम पूर्ण विश्वास देते भी हैं, दिलाते भी हैं, और आपके चैनल के माध्यम से भी उनको विश्वास दे रहे हैं। जितने लोग भी हमारे श्रोता बंधु लोग सुन रहे हैं, उनको भी हम विश्वास दे रहे हैं कि ये मेरा बना हुआ रहेगा, ये मेरा पहचान है। हम अपने पहचान को न भूलना चाहते हैं, न चाहते हैं कि मेरा जो इसमें संस्कार है ये हम कभी इसको छोड़ने भी नहीं जा रहे हैं, आगे कभी छूटेगा भी नहीं, मेरा मरते दम तक ये मेरा संकल्प है। तो साथियों, आपने सुना कितनी बेबाकी से जफरुल हुदा जी ने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया, अपनी सोच, अपने विचार और राजद को लेकर इनकी जो सोच है, जो तैयारी है आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, उन तमाम चीजों को इन्होंने खोलकर हमारे कैमरे के सामने रख दिया। तो आज इस पॉडकास्ट के सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जल्दी मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।